जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धातु कर्म के अंतर्गत आज हम धातुओं के शोधन के बारे में पढ़ेंगे। शोधन का मतलब होता है शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। आपने धातु कर्म में जब हम धातु का निष्कर्षण देख रहे थे तो धातु के निष्कर्षण के पद थे। सबसे पहला पद था चूर्णीकरण, जिसमें हम अयस्क को बारीक चूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा था वो आ जाता है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण के बाद तीसरा था धातु का पृथक्करण। और आज जो लास्ट निष्कर्षण का पद है वो आता है धातु का शोधन। शोधन शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। शोधन में हम कुल 6 विधियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो कॉमन विधि है वो है आसवन विधि। आसवन विधि में जो कम क्वथनांक वाली वाष्पशील धातुएं हैं, जैसे मरकरी यानी Hg, कैडमियम यानी Cd और Zn यानी जिंक, उसका शोधन हम आसवन विधि द्वारा करते हैं। कम क्वथनांक का अर्थ आप समझते हैं, जिस ताप पर जो धातु है या द्रव है वो उबलना शुरू होता है, वो क्वथनांक होता है। तो जो वाष्पशील हो सकने वाली धातुएं हैं उनका शोधन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अशुद्ध धातु लेंगे, उसका हम आसवन करेंगे। आसवन करेंगे तो क्या होगा, उसका कम क्वथनांक है तो वो जो धातु है वो वाष्प में बदल जाएगी और जो अशुद्धियां हैं वो वहीं पर रिटोट में ही रह जाएगी। यानी अवाष्पशील अशुद्धियां रिटोट यानी फ्लास्क में ही रह जाएगी और जो धातु है वो हमें वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो कम क्वथनांक पे वाष्प में बदल दी। अब उस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो हमें वो धातु शुद्ध प्राप्त हो जाएगी। तो ये है आसवन विधि। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, कम क्वथनांक वाली वाष्पशील धातुओं का शोधन हम इस विधि से करते हैं। द्रवण विधि, जब धातुओं का गलनांक कम हो, क्वथनांक पर उबल के वाष्प में बदलते हैं और गलनांक पर पिघल कर द्रव अवस्था में बदलते हैं। तो जिस ताप पर ठोस या जो भी है वो गल जाता है, पिघलना शुरू करता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। तो जब धातुओं का गलनांक कम होगा और उसमें जो अशुद्धियां हैं उनका गलनांक ज्यादा होगा, तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो धातु हमें पिघल कर आगे प्राप्त हो जाएगी, अशुद्धियां वहीं पर रह जाएगी। वो है द्रवण विधि। द्रवण विधि में हमने क्या किया, अशुद्ध धातु ली, उसको हमने एक ढलवा चूल्हे में गर्म किया। ढलवा यानी ऊपर से नीचे तक इस तरह से ढाल वाला, ऊपर यहाँ पर हम उसको गर्म कर रहे हैं अशुद्ध धातु को। तो क्या होगा, कम गलनांक होने से धातु पहले पिघलना शुरू होगी और ढलती हुई नीचे आके एकत्र हो जाएगी, यानी धातु पिघल कर नीचे आ जाएगी और जो अशुद्धियां हैं वहां भट्टी में ऊपर ही रह जाती है। तीसरा आता है वैद्युत अपघटनी परिष्करण। वैद्युत अपघटन में क्या होता है, 3 चीजें होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक होता है वैद्युत अपघट्य विलयन। एनोड जो है वो हम अशुद्ध धातु का रखते हैं, कैथोड जो है वो शुद्ध धातु का रखते हैं और जो वैद्युत अपघट्य है, जो भी धातु हमें शुद्ध करनी है उसका हम जलीय विलयन लेते हैं। यानी वैद्युत अपघट्य क्या है, यहाँ पर धातु के लवण का जलीय विलयन। जैसे यहाँ पे हमने लिया है कि कॉपर हमें प्राप्त करना है, तो एनोड अशुद्ध धातु यानी जो अशुद्ध कॉपर है उसका हमने एनोड बना लिया, जिससे हमें शुद्ध प्राप्त करना है कॉपर। कैथोड हमने शुद्ध धातु का कैथोड रखा और जो विलयन है वो हमने कॉपर का जलीय विलयन रखा। तो कॉपर का लवण कौन सा है, कॉपर सल्फेट CuSO4। चाहे आप ऐसे प्रतीक लिखो, चाहे आप हिंदी में लिखो, लेकिन ऐसे नाम आपको लिखना चाहिए ताकि थोड़ा सा पढ़ते ही अगले को पता चल जाए कि भाई ये बिल्कुल सही लिखा है। पूरे वर्णन नहीं करके शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो हमें तुरंत याद हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया शुरू होगी। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया शुरू होगी तो जो अशुद्ध धातु है उसमें से शुद्ध धातु के
जो आयन्स हैं वो कैथोड पर जाकर एकत्र होने लग जाएंगे और जो अशुद्धियां हैं जैसे कि Sb3, Ag, Au मीन्स गोल्ड सोना और Ag मीन्स सिल्वर और Pt प्लेटिनम, ये सब जो अशुद्धियां हैं ये एनोड के नीचे ही एनोड मड के रूप में एकत्र हो जाती है। तो जो शुद्ध धातु के आयन है वो हमें कैथोड पर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होने लगती है। यह है वैद्युत अपघटनी परिष्करण। एनोड है, कैथोड है और जलीय विलयन है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया शुरू होती है और जो अशुद्ध धातु का एनोड है उसमें से शुद्ध धातु के आयन कैथोड की ओर गति करने लगते हैं और जो एनोड की अशुद्धियां हैं वो वहाँ एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में एकत्र हो जाती है। चौथा आता है खंड शोधन। खंड शोधन कब किया जाता है? जब धातु की अशुद्धियां ठोस की अपेक्षा द्रव में ज्यादा विलय हो, तब हम खंड शोधन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अशुद्ध धातु की एक छड़ ली और उसको हम गोल तापक से उसके छड़ के एक सिरे को गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो जैसे ही पिघलना शुरू होएगी धातु, पिघलना शुरू होते ही हम उसको थोड़ा थोड़ा आगे गोल तापक से बढ़ाते जाते हैं दूसरे सिरे की तरफ। अशुद्ध धातु की छड़ के दूसरे सिरे को इस तरह से आगे बढ़ाते हुए गर्म करते जाते हैं। तो क्या होगा कि धातु जैसे ही पिघलेगी, धातु तो पिघल के वापस ठोस हो जाएगी। तो धातु पिघलने के साथ में क्या होगा, ठोस होती हुई जो शुद्ध धातु है वो तो वहीं रह जाएगी और जो अशुद्धियां हैं वो द्रव में विलय होती है। तो पिघलते ही वो अशुद्धियां आगे बढ़ती हैं। तो अशुद्धियां उस शुद्ध धातु को पीछे छोड़ते हुए अशुद्धियां दूसरे सिरे की तरफ बढ़ती जाती है और इस तरह से इस प्रक्रिया को बार बार रिपीट करते हैं तो वो दूसरे सिरे पर जो अशुद्धियां प्राप्त हो जाती है उस सिरे को अलग कर देते हैं और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। क्या किया हमने इसमें, अशुद्ध धातु की छड़ ली, उसके एक सिरे को हमने गोल तापक से गर्म करना शुरू किया। जैसे ये धातु पिघलना शुरू होती है हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा, जो हमने इसमें क्या देखा है कि धातु की अशुद्धियां ठोस की अपेक्षा द्रव में विलय है। तो ये जैसे ही यहाँ पे पिघलना शुरू हुआ तो अशुद्धियां इसमें घुली, अशुद्धियां आगे की तरफ बढ़ी और वो जो धातु है वो तो वहीं पे ठोस होके रह जाएगी। हम इसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, अशुद्धियां पिघल के उस द्रव के साथ में बढ़ती हुई दूसरे सिरे की तरफ पहुंच जाएगी और जो धातु है वो इस तरह से वापस ठोस होती रहेगी। तो ये है खंड शोधन। पांचवा है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। ये दो कंडीशंस होती है इसमें। एक तो वो जो भी धातु है वो वाष्पशील यौगिक बना सके तो ये विधि हम काम में ले सकते हैं और वो जो वाष्पशील यौगिक बनते हैं वो भी आसानी से विघटित हो सके तब हम वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि काम में लेते हैं। इसमें जो हमने देखा है कि ये अस्थायी है तो इसमें उच्च ताप पे ये वाष्पशील यौगिक होंगे, ये विघटित हो जाएंगे और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। फिर लास्ट आ जाता है वर्ण लेखन विधि। वर्ण लेखन विधि में दो बातें होती है। एक तो जो अधिशोषक है उससे मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण किया जाता है और दूसरा जो उचित विलायक है, विभिन्न घटकों को हमने अलग किया, उनको हम उचित विलायक में घोल लेते हैं तो फिर उचित विलायक की मदद से उन्हें पुनः हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं वर्ण लेखन विधि। इसको अगर एक साथ लिखोगे तो हो जाएगा अधिशोषक से मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण करके फिर उचित विलायक की मदद से पुनः प्राप्त करने की विधि को वर्ण लेखन विधि कहते हैं। तो इस तरह से हमने धातु के शोधन के बारे में पढ़ा। कल हम 1 by 1 जो 4 धातुओं का निष्कर्षण हमें देखना है, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा और सिल्वर, वो हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो अगर हमें ये विधियों के पद, धातु निष्कर्षण के विभिन्न पद याद हैं
तो वो हमें तुरंत ही याद हो जाएगा। इसमें से भी एक बड़ा प्रश्न और छोटे प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कठिन भी नहीं है। आपने जो आपका 9th 10th 8th वगैरह में ये चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कठिन लगेगा। थोड़ा सा बस आपको अयस्कों के नाम याद रखने हैं। और उसके बाद हमने निष्कर्षण के पद देखे हैं। पद आपको ध्यान है, सबसे पहले हमने क्या किया था, चूर्णीकरण। चूर्णीकरण